नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन गुरुकुल पर। आज के इस वीडियो में हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 2 को कवर करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 1 को कवर किया था, जिसमें से हमने देखा था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, और अगर इसके बाद बात किया जाए तो मंत्रिमंडल और कहीं ना कहीं राज्य के जो विधानमंडल होते हैं, यहाँ के मंत्रिमंडल, स्टेट के मंत्रिमंडल और राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, यानी कि ओवरऑल कह सकते हैं संसद के बारे में। और फिर राज्य के जो कानून बनाने की जो संस्था होती है विधायिका, यह विधानमंडल के बारे में। जो विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद है यह है 168 और 169 में विधान परिषद से संबंधित प्रावधान है और 170 में विधानसभा से संबंधित प्रावधान, और 79 में हमने देखा था संसद से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो 79 में है। और आर्टिकल 80 राज्यसभा के बारे में बताता होता है, और आर्टिकल 81 की बात की जाए यह लोकसभा से संबंधित जो भी प्रावधान है आर्टिकल 81 में है सॉरी। इसके बाद अब हम देखते हैं अनुच्छेद 100 जो है यह निर्णायक मत से संबंधित प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद 100 में। अगर यदि लोकसभा में किसी मुद्दे पर वोटिंग हो रही है और जो वोटिंग है वो बराबर हो जाए, यानी कि निर्णय न हो पा रहा हो, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो अपना निर्णायक मत देते हैं। अध्यक्ष जिस पर अपना मत दे देंगे उसे ही पारित कर दिया जाएगा। मान लीजिए वो हाँ के पक्ष में अपना वोट दे तो कानून को पारित कर दिया जाएगा, और मान लीजिए वो ना के पक्ष में अपना वोट दे फिर कानून को पारित नहीं किया जाएगा। और ये जो 100 है इसे याद रखने की ट्रिक आप इजीली ये कर सकते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि 100 वोट वहाँ पर मतदान किए जा रहे हैं, 100 में से 50 हाँ के पक्ष में मतदान किए जा रहे हैं और 50 जो है यह ना के पक्ष में मतदान किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देते हैं, यानी कि वोट टाई हो जाने पर, मतदान टाई हो जाने पर अध्यक्ष के द्वारा अपना निर्णायक मत दिया जाता है, और अगर वो हाँ के पक्ष में मतदान करते हैं फिर वो प्रस्ताव कानून पारित कर दिया जाएगा, और अगर वो ना के पक्ष में मतदान करते हैं फिर वो पारित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे इजीली तरीके से याद रख सकते हैं। 100 वोटिंग हो रहे हैं 50-50, और इस हिसाब से आप जो है यहाँ पर याद रख सकते हैं जो एक वोट होगा वही निर्णायक मत होता है। इसके बाद अब हम देखते हैं 108, अनुच्छेद 108। इसमें संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। देखिए, संयुक्त अधिवेशन बुलाया क्यों जाता है, इसके पीछे वजह यह होती है कि बिल को यहाँ पर पास कराना है। कोई भी जरूरी बिल हो, जरूरी कानून हो, और अगर उसे पास कराना हो, और पहला सदन मान लेते हैं यहाँ पर राज्यसभा, पहला सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, यानी यह बिल अटका पड़ा हुआ है, राज्यसभा पास कर दे, लोकसभा पास नहीं करे, लोकसभा पास करके राज्यसभा के पास भेजे, यह 6 महीने तक रोक के रखे, या मान लेते हैं कि लोकसभा जो है इसे पास करके राज्यसभा के पास भेज रहे हैं, और राज्यसभा इसमें ऐसा संशोधन करे जो कि लोकसभा को फिर मान्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते हैं, जो यहाँ पर अध्यक्ष होंगे संयुक्त अधिवेशन के, ये लोकसभा के जो बिग बॉस होते हैं, लोकसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं, ये होते हैं लोकसभा स्पीकर। कौन? लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। मेन जो यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ें हैं, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता
कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है, तो क्यों बुलाया जाता है जब कानून जरूरी हो पास करवाना और ऐसे में कहीं एक सदन में बिल अटका पड़ा हुआ या दोनों सदन से ही पास नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में राष्ट्रपति के द्वारा जो है यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 108 में है। इसके बाद हम आगे देखते हैं 110, अनुच्छेद 110 यह बताता है धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक के बारे में पहले तो आप यह जान लीजिए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। देख रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष को कितना पावर है, निर्णायक मत देने का पावर लोकसभा अध्यक्ष, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष, धन विधेयक है या नहीं कोई सा भी विधेयक, इसका निर्णय भी कौन, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यसभा को भेजा जाएगा। अगर कोई विधेयक धन विधेयक है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अगर पारित करके राज्यसभा के पास उस विधेयक को भेज दे तो राज्यसभा अपने पास जो है 14 दिन से अधिक दिनों तक यानी कि 14 डेज टू ओवर जो है यह नहीं रख सकती है अपने पास, और अगर अपने पास रख लेती है तो ऐसे में वह जो विधेयक है वह पारित माना जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा की जो शक्ति है लोकसभा की तुलना में धन विधेयक के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए वह बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। दूसरा बात यहाँ पर जान लीजिए कि जो धन विधेयक सदन में लाया जाता है यह राष्ट्रपति की सहमति से ही सदन में पेश किए जाते हैं। किनके सहमति से, राष्ट्रपति के सहमति से। और अनुच्छेद 117 की बात किया जाए यह वित्त विधेयक के बारे में बताता है। यह अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में बताता है। धन विधेयक उसे कहा जाता है जैसे किसी कर को लगाए जाने से संबंधित विधेयक, किसी कर को हटाए जाने से संबंधित विधेयक, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधेयक, भारत की संचित निधि जो होती है, आकस्मिकता निधि जो होती है उसमें धन जमा करना या उससे धन निकालना, इससे संबंधित जो भी विधेयक होते हैं यह धन विधेयक होते हैं। और अगर ब्रॉड वे में बात किया जाए तो जो वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है कहीं ना कहीं धन विधेयक का पार्ट होता है। ये मान लेते हैं ये मनी बिल है तो पूरे के पूरे जो है ये वित्त विधेयक है, ये जो है ये पूरे के पूरे फाइनेंस बिल है। इसका मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हर जो धन विधेयक होते हैं यह वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक जो है यह धन विधेयक नहीं होते हैं। इसके बाद है आपका अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित जो प्रावधान है यह है 112 में। बजट शब्द जो है यह फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट से विकसित किया गया है। किससे, बुजेट से, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष, हमारे यहाँ वित्त वर्ष कौन सा होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च जो होता है यह वित्त विधेयक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष में भारत सरकार की जो अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों यानी कि खर्चों का जो विवरण होता है संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएगा। यह 112 अनुच्छेद में है। बजट 12 बजट, इस तरीके से इसको याद रख लीजिए, 12 बजट। तो इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 116। अनुच्छेद 116 की बात की जाए तो इसमें लेखा अनुदान से संबंधित प्रावधान है। लेखा अनुदान से संबंधित प्रावधान, लेखा अनुदान के माध्यम से ही सरकार खर्च के लिए जो है एडवांस में राशि की व्यवस्था करती है। एडवांस में जो पैसा की व्यवस्था करती है यह लेखा अनुदान के माध्यम से ही करती है, और इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ हो। और विनियोग विधेयक होता क्या है, तो इस विधेयक को लोकसभा में पास किया जाता है, विनियोग विधेयक को, और इसके पारित होने के बाद ही संचित निधि से धन विधेयक निकालने की अनुमति मिलती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि विनियोग विधेयक पारित होगा
तभी संचित निधि से आप धन निकालते हैं। और जब विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ हो तो ऐसे में जो है सरकार खर्च के लिए एडवांस में राशि की व्यवस्था करती है और यही कहलाती है लेखा अनुदान। लेखा अनुदान। चलिए इसके आगे हम अब बात करते हैं अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 148। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट का गठन का जो बात करता है यह अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की जाती है। भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं। आप जानते होंगे सबसे जो ऊंचे स्तर पर है यह हमारा सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट, फिर आपके हो जाएंगे जिला और सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और इसके मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। यानी कि जो भारत के मूल संविधान में न्यायाधीश की जो संख्या रखी गई थी वह एक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस और 7 अन्य न्यायाधीश। और अगर देखा जाए तो संसद को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह न्यायाधीशों के संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन वह 7 से संख्या कम नहीं कर सकते हैं। कितने से? 7 से कम नहीं कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश को लेकर मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, यानी कि मुख्य न्यायाधीश को मिला करके अगर देखा जाए तो, जिसे संसद द्वारा समय समय पर बढ़ाया गया। ये तो हो गई गठन की बात, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे मूल संविधान में। और अगर बात किया जाए अनुच्छेद 131, यह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार एवं शक्तियां के बारे में बताते होते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास दुनिया के किसी भी न्यायालय की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास। इसके बाद अब हम देखते हैं अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 कैग की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान के बारे में बताता होता है। कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग का जो मूल काम होता है आप जानते होंगे, जो भी घोटाले होते हैं यह कैग के रिपोर्ट से ही पता चलता है। जो भी घोटाले होते हैं यह कैग के रिपोर्ट से ही पता चलता है। जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कैग की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो है कैग की नियुक्ति की जाती है और इसे महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद या 6 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद ही यह अपने पद से जो है कहीं ना कहीं हटते होते हैं। और अगर देखा जाए यह संचित निधि, आकस्मिकता निधि, विभिन्न विभागों द्वारा किया गया जो खर्च होता है, इनके खर्चों का जो परीक्षण करता है वह कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148, इसे याद रख लीजिएगा। 1 to 4 में हम लोग अभी देखे सुप्रीम कोर्ट का गठन, ठीक उसी प्रकार 214 2-4 बार इसे बोलिए याद रह जाएगा। 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट का जो प्रावधान है यह 214 में रखा गया है। 214 में जो है राज्यों के लिए, प्रत्येक राज्यों के लिए अपना अपना अलग हाईकोर्ट होगा, यह बताता है अनुच्छेद 214। कभी कभी देखते हैं आप कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही हाईकोर्ट होते हैं। और 216 जो है हाईकोर्ट के गठन, उच्च न्यायालय के गठन की बात करता है। इसके बाद अब हम देखते हैं केंद्र राज्य संबंध। अनुच्छेद 249 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति जो है यह संसद को प्राप्त हो जाती है। मेनली यहाँ पर अगर देखा जाए सूची 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में मूलतः जो है 61 विषय हैं। कितने? 61 विषय हैं। और राज्य सूची में 52 विषय है। कितने विषय? 52 विषय। और अगर बात किया जाए केंद्र सूची में अगर देखा जाए तो केंद्र सूची में टोटल जो विषय है वह 100 विषय है। 100 विषय। और
61 विषय जो है ये राज्य सूची में है, जबकि अगर समवर्ती सूची की बात की जाए तो इसमें टोटल 52 विषय है। कितने विषय? तो 52 विषय है। मेनली देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की स्थिति नहीं हो, इस कारण यहाँ पर जो है सभी सूची को बांटा गया है कि जो केंद्र की सूची है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएंगे, जो राज्य की सूची है उस पर राज्य सरकार कानून बनाएंगी। तो संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 249 के तहत। यह है नॉर्मल कंडीशन में, यानी यह नॉर्मल कंडीशन में है कि संसद जो है राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति राज्यसभा को देती है। लेकिन अगर आपातकालीन कंडीशन की बात की जाए, ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो फिर वहाँ पर 250 अनुच्छेद के तहत संसद जो है राज्यसभा को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति देती है। अनुच्छेद 249, 250 साथ ही याद रख लीजिए। एक हो जाएगा नॉर्मल कंडीशन में, दूसरे हो जाएंगे आपातकाल के दौरान। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 262 यह नदी जल विवाद से संबंधित है। नदी जल विवाद से संबंधित है। जैसे कोई नदी है, वह एक स्टेट में तो नहीं बहती है, वह 2, 3, 4, 5 स्टेट में बहती है। तो मान लेते हैं कि कोई नदी उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट यहाँ पर बांध बना लेती है और आगे पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसे में जो है नदी जल विवाद निकल करके आते हैं। नदी जल विवाद यहीं से निकल करके आते हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है संसद को यह शक्ति है कि वह कानून के द्वारा कहीं ना कहीं इसको सुलझा सकते हैं या इसका निर्णय कर सकते हैं, या फिर इसके लिए कोई अधिकरण, ट्राइब्यूनल जो कि इसका निर्णय कर दे, एक कमेटी के टाइप का कह सकते हैं, वह गठित करने की शक्ति जो रखती है यह संसद रखती है। नदी जल विवाद कौन से अनुच्छेद में है? 262। यानी कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य किसी भी जो भी 2 या 4 स्टेट में नदी बह रही है उसके संबंधित विषयों पर सहमति नहीं बना पाते, तो ऐसे में विवाद का समाधान जो करती है यह केंद्र सरकार। कौन? केंद्र सरकार। और अगर अनुच्छेद 263 की बात की जाए तो यह अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताता होता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का आपसी विवादों का समाधान जो किया जाता है, यह अनुच्छेद 263 के अंतर्गत 263 के अंतर्गत जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के आपसी विवादों का समाधान यह जो है कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? 263। यानी कि राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और सलाह देना, ये सभी जो काम होते हैं यह अंतर्राज्यीय परिषद के होते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग का जो मुख्य काम होता है यह होता है केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना। यह कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280। और अगर अनुच्छेद 312 की बात की जाए, यह अखिल भारतीय सेवा के बारे में बताता होता है। अनुच्छेद 312 इसमें मेनली 3 ही सर्विस आते हैं, एक IAS, IPS और एक IFS। IFS का मतलब यहाँ पर जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, न कि इंडियन फॉरेन सर्विस। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें जो 3 सेवा आते हैं इनमें से IFS का मतलब क्या है? तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसके बाद है आपका अनुच्छेद 315 जो UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी जो गठन की जाती है यह अनुच्छेद 315 के तहत की जाती है। संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग यानी कि 315 के तहत। इसके बाद अब हम देखते हैं निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324। निर्वाचन आयोग देखिए यह एक संवैधानिक निकाय है। यह क्षेत्र का परिसीमन करती है, निर्वाचक नामावली तैयार करती है, दल को मान्यता देने का काम करती है, चुनाव रद्द करने की भी जो शक्ति होती है यह कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग के पास होती है, और राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देने का जो कार्य भी होता है यह निर्वाचन आयोग का होता है। तो निर्वाचन आयोग का जो गठन है कहीं न कहीं यह अनुच्छेद 324 के तहत की जाती है।
324 के तहत की जाती है। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो इम्पार्शियल रूप से, निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है यह किसके पास होती है? तो निर्वाचन आयोग के पास होती है। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 343। 343 जो है यह राजभाषा से संबंधित राजभाषा आयोग के प्रावधान के बारे में बताता होता है। राजभाषा आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 10 वर्षों के लिए। और अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि जो होगी वह देवनागरी होगी। संघ की भाषा कौन सी होगी? वह हिंदी होगी और लिपि जो होगी वह देवनागरी होगी। संघ की भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, यह अनुच्छेद 343 कहता है। इसके बाद हम आपातकाल के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 352, 356, 360, यह 4 का गैप हो रहा है। और जो अनुच्छेद 352 है यह राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता होता है। राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श देता है और कहीं ना कहीं यहीं पर जो है आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगर देखा जाए तो जो आपातकाल की घोषणा है उसको न्यायालय में चुनौती जो है दी जा सकती है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति के द्वारा जो अनुच्छेद 352 के अधीन संकट की घोषणा पूरे देश के लिए या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए की जा सकती है, जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुच्छेद 356 जो कि हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर जब रिपोर्ट देते हैं या और किसी प्रकार से यह लग जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है कि यहाँ पर अब राष्ट्रपति शासन लगाने होंगे, तो वैसे में जो है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 356 के तहत और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। कौन से आपातकाल? वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं संविधान संशोधन की बात जो की जाती है, यह अनुच्छेद 368 में की जाती है। 368 के अनुसार ही संविधान में संशोधन किए जाते हैं। कौन से अनुच्छेद? 368 के अनुसार। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 17। यह जो है छुआछूत के अंत से संबंधित है, छुआछूत को समाप्त करने से संबंधित है, जो कि हमारे मूल अधिकार में है। जब हम लोग फंडामेंटल राइट टॉपिक को पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे। और अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। और अनुच्छेद 40 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि पंचायती राज प्रणाली जो पंचायती राज सिस्टम था वह ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। वह कब आया, चलिए आप लोग बताइए। तो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 40 में है। सबसे पहले जो पंचायती राज प्रणाली, चलिए हम ही बता देते हैं, जो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई वह 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत होती है। चलिए आप सब बताइएगा कि संवैधानिक जो दर्जा दिया गया वह कब दिया गया पंचायती राज प्रणाली को। इसके बाद अनुच्छेद 32 जो है यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करती है। इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। किनके द्वारा कहा गया है? भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। भीमराव अंबेडकर। यदि किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर कह सकते हैं कि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं अपने मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए। और यही कहता है हमारा जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, और इसके बाद का जो लेक्चर होगा कहीं ना कहीं आपका पॉलिटी से ही होगा, आपका कैबिनेट वगैरह जो भी पीएम है इससे संबंधित। और बस थोड़ा बहुत आप सब चैनल को शेयर कर दिया कीजिए। थैंक यू।